मैथ्स में हमने अभी तक अरिथमेटिक पढ़ा है, ज्योमेट्री पढ़ा है। सिमिलरली उसी की तरह मैथ्स का एक पार्ट होता है विच इज अलजेब्रा, जिसके अंदर हम सिंबल, साइंस वगैरह पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट थिंग इन योर कोर्स इज मैथस्टिक पैटर्न। अब ये मैथस्टिक पैटर्न क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। सो मैथस्टिक तो हम सबको पता है क्या होती है। तो मैथस्टिक पैटर्न, अब देखो, अगर मेरे पास मैथस्टिक्स हैं और मैं उन मैथस्टिक्स की हेल्प से कुछ बना रही हूं, जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ये एक मैथस्टिक्स मैंने ऐसे लगाई, एक मैथस्टिक ऐसे लगाई, तो ये बन गया अल्फाबेट एल। ये कितनी मैथस्टिक्स से बना है, 2, राइट। सो हियर नंबर ऑफ मैथस्टिक्स आर, कितनी है, 2। सिमिलरली अगर मैंने एक और इसके आगे बना दिया, सो 1 2, 2 मैथस्टिक्स और लगी। नाउ द नंबर ऑफ मैथस्टिक्स आर 4, राइट। सो एक लेटर के लिए 2 मैथस्टिक्स चाहिए थी, 2 लेटर के लिए 4 मैथस्टिक्स चाहिए। सिमिलरली आगे अगर करते हैं तो 3 के लिए हमें रिक्वायर्ड है 6 मैथस्टिक्स। अब यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है। क्या पैटर्न फॉर्म हो रहा है, लेट्स सी। देखो, एक एल बनाने के लिए, दिस इज दी जो हम अल्फाबेट बना रहे हैं, एक बार एल बनाने के लिए हमें मैथस्टिक्स 2 चाहिए थी। 2 एल बनाने के लिए 4 मैथस्टिक्स, 3 एल बनाने के लिए 6 मैथस्टिक्स, 4 एल बनाने के लिए, ये हमने किया नहीं है बट पैटर्न देखो, 1 into 1 2, 2 into 2 4, 3 into 2 6। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जितने हम एल बना रहे हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। सो इसका मतलब अगर 4 हमें एल बनाने हैं तो मैथस्टिक्स 8 चाहिए होंगे, बिकॉज 4 into 2 is 8, राइट। अब टेस्ट करते हैं इसको। सो 1 2 3, अब यहाँ पे हमने बना दिया 4 मैथस्टिक्स, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो दिस मीन्स हमें अगर 4 एल्स बनाने हैं तो 8 मैथस्टिक्स लगी। अब ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको 30 एल बनाने, कितनी मैथस्टिक्स चाहिए होंगी। सो अब यहाँ पे अगर आप 30 बार बना के देखोगे तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो उसके लिए जो फंडा हमने यहाँ यूज किया था 4 into 2, वही यहाँ अप्लाई होगा, दैट इज 30 into 2। अब नंबर ऑफ एल 30 है, सो मैथस्टिक्स हो जाएंगी 30 into 2। सो 2 into 0 is 0, 2 into 3 is 6। सो मतलब कि अगर आपको 30 एल बनाने तो आपको 60 मैथस्टिक्स चाहिए होंगी। सो अब यहाँ से हमें एक हम बोल सकते हैं, रूल बोलते हैं हम, या आप उसे फॉर्मूला बोल सकते हो। सो यहाँ पे जो फॉर्मूला मिला दैट इज 2n। अभी 2n का क्या मतलब है, 2n मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय n। 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं n से। अब ये n क्या है, n है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है वो हम अभी डिस्कस करते हैं, बट पहले इसको देखो, n इज अ वेरिएबल। और यहां पे हम बोल सकते हैं हियर n मीन्स नंबर ऑफ एल्स, मतलब कि कितने आपको एल बनाने हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ मैथस्टिक्स आ जाएगा। सो लेट्स क्रिएट सम स्पेस हियर। नाउ नंबर ऑफ मैथस्टिक्स इक्वल्स टू 2n। सो हमने ये निकाला कि नंबर ऑफ मैथस्टिक्स जब भी हमें फाइंड करनी है फॉर फॉर्मिंग एल, ये जो हमारा एग्जांपल चल रहा है ये एल बनाने के लिए चल रहा है। सो नंबर ऑफ मैथस्टिक्स 2n चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे n इज द नंबर ऑफ एल्स, कि कितने आपको एल बनाने हैं। सो अगर आपको 4 एल बनाने हैं सो 2 into 4 8 मैथस्टिक्स चाहिए। अगर आपको 10 एल बनाने हैं तो 10 into 2 20 मैथस्टिक्स चाहिए। अगर आपको 30 एल बनाने हैं तो नंबर ऑफ मैथस्टिक्स 30 into 2। सो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि n अगर हमने नंबर ऑफ लेटर ले लिया l, सो हमें जितनी भी मैथस्टिक्स चाहिए तो हमें सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब जो ये 2n आया, दिस इज अ फॉर्मूला और वी कैन से दिस इज अ रूल, ठीक है। अब इसमें जो n है, जो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ एल्स लिया है, ये एक वेरिएबल है। सो अब समझते हैं कि वेरिएबल क्या होता है।
सो नाउ टॉकिंग अबाउट वेरिएबल, अभी हमने देखा था लास्ट में जब हमने रूल बनाया था तो रूल आया था 2n, जिसमें हमने कहा था कि ये n वेरिएबल है। तो अब हम समझते हैं कि वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल वर्ड आता है, एक वर्ड होता है वेरी। सो ये वेरिएबल वर्ड इसी वर्ड से आया है। अब इस वर्ड का मीनिंग होता है चेंज, ठीक है। अब चेंज का मतलब वेरिएबल में क्या है, दिस मीन्स कि अगर कोई आपके पास वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे n है, उसी तरह से अगर कोई भी वेरिएबल है तो उसकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, मतलब कि उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। इट कैन टेक एनी वैल्यू। अब ये जो मैंने 2 पॉइंट्स लिखे, इसका क्या मतलब है, पहली बात तो उसकी जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं है। जैसे कि अगर कोई नंबर है 4, सो इट इज अ नंबर, इसकी वैल्यू 4 है, ये फिक्स्ड है। लेकिन जब हम वेरिएबल की बात करते हैं तो उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। n 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। सो मीन्स इसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। इट कैन टेक एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू ले सकता है। जैसे मैंने बोला कि इसकी 2, 3, 4, 5, 70, 80, 90 कुछ भी वैल्यू हो सकती है। सो वेरिएबल एक ऐसा होता है जिसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती, वो किसी की भी वैल्यू ले सकता है। सो दिस वाज अबाउट वेरिएबल। अब जैसे यहाँ पे 2n है तो n, जैसे हमने बात करी, कुछ भी हो सकता है। जब हम ये नंबर ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो अगर हम शेप L की ही फॉर्म कर रहे हैं तो वो 2L बना रहे हैं, 3Ls बना रहे हैं, 7Ls बना रहे हैं, 12Ls बना रहे हैं, तो यहाँ पे n चेंज होता रहेगा। जितने भी आप L बना रहे हो वो वैल्यू ले लेगा। अब यहाँ पे अगर वेरिएबल तो समझ आ गया, उसके बाद जो भी हम मैट्रिक्स पैटर्न कर रहे थे, अब उसमें आपके पास क्वेश्चन कैसे आते हैं। अभी हमने सिर्फ एक एग्जांपल देखा कि अगर मैं यहाँ पे L बनाया इस तरह से तो 2 मैट्रिक्स लगी। ऐसे ही अगर आप अल्फाबेट C बनाते हो तो इसमें कितनी मैट्रिक्स लगी, 1, 2, 3 मैट्रिक्स लग रही है। सो इसका जो रूल बनेगा, जैसे उसका बना था फॉर्मूला या रूल, इसका रूल बनेगा 3n। वाई? बिकॉज एक बनाने में 3 मैट्रिक्स लग रही है। सो 3 इंटू n हो जाएगा, क्योंकि एक बनाने में 3 मैट्रिक्स लगी। अगर एक और बनाएंगे तो 3 और मैट्रिक्स लगेंगी, मतलब 6। सिमिलरली और बनाएंगे तो 9, और बनाएंगे तो 12। सो अभी क्या हो रहा है, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12। मतलब कि अब जो रूल है वो 3n होगा। ओके, और ये रूल सिर्फ मैथ्स में नहीं होता, ये बाकी चीजों में भी होता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि 1 पेन इज इक्वल्स टू 5 रुपीज। अब 5 रुपी का एक पेन है, सो 2 पेन्स कितने के होंगे, 5 इंटू 2 10। 3 पेन्स लेने हैं तो कितने रुपए के होंगे, 15। 4 पेन्स लेने हैं तो कितने के होंगे, 20। अब यहाँ पे जो पैटर्न चल रहा है दैट इज 5 इंटू नंबर ऑफ पेन्स। 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 20। सो हियर जो हमारा प्राइस है, जो हम बार बार प्राइस निकाल रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू 5n। और यहाँ पे n क्या होगा, नंबर ऑफ पेन्स। जितने पेन चाहिए उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सो इस तरह से ये आपके रूल के इसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। So now our next topic is use of variables। अभी हमने पढ़ा वेरिएबल्स क्या होता है, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, वो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। So now ये वेरिएबल कहाँ हम ऑलरेडी यूज करके आ चुके हैं, लेट्स सी। सबसे पहले बात करते हैं ज्योमेट्री में। अभी हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, राइट, यही होता है पेरीमीटर। अब अगर आपको गिवन है कि इसकी साइड L है, ठीक है, मतलब अगर एक साइड L है, सो सिंस इट इज अ स्क्वायर, सो सारी साइड्स L होंगी। सो अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4 इंटू L। सो यहाँ L का क्या है हमारे पास, L इज अ वेरिएबल, राइट। या अगर हम नॉर्मल फॉर्मूला भी लिखते हैं 4s, सो S इज
वेरिएबल, मतलब ये s साइड है, साइड 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, मतलब जो भी गिवन हो. सो दिस s रिप्रेजेंट्स अ वेरिएबल. यहाँ पे s किसके लिए है? साइड के लिए. जैसे जो हमने रूल्स बनाए थे तो उसमें n होता था नंबर ऑफ पेन्स या नंबर ऑफ मैचस्टिक्स, इस तरह से नंबर ऑफ लेटर्स टू बी फॉर्म, ये था. यहाँ पे s है साइड के लिए, विच मीन्स इसकी साइड कुछ भी हो सकती है. ओके, सो ये एक तो हम ऐसे यूज करते हैं. सिमिलरली जब हम रेक्टेंगल की बात करते हैं तो रेक्टेंगल के फॉर्मूले को कैसे लिखते हैं? वी राइट पेरीमीटर एज 2l प्लस b. अभी l और b क्या है? ये भी एक तरह से वेरिएबल है, लेंथ एंड ब्रेथ. लेंथ जो गिवन होगी, ब्रेथ जो गिवन होगी, उस तरह से. जैसे l आपको 4 गिवन है, b आपको 6 गिवन है, तो वो हम पुट करते हैं वैल्यूज. तो दिस l एंड b आर वेरिएबल्स. ओके, सो इस तरह ज्योमेट्री में अब एरिया के फॉर्मूलाज में भी यही होता है. हम करते हैं ना साइड स्क्वायर, s स्क्वायर, s इज अ वेरिएबल, साइड जो भी गिवन होगी. सिमिलरली ज्योमेट्री में जितने भी हम फॉर्मूलाज वगैरह भी हमने किए हैं उन सब में वेरिएबल यूज होते हैं. सो दिस वाज अबाउट यूजिंग वेरिएबल इन कॉमन रूल्स ऑफ ज्योमेट्री. अब बात करते हैं ऐसे ही रूल्स होते हैं अरिथमेटिक्स में, सो उसके बारे में डिस्कस करते हैं. सो नाउ नेक्स्ट है हमारे पास अरिथमेटिक. अभी हमने ज्योमेट्री में देखा वेरिएबल कैसे यूज होते हैं. अरिथमेटिक में हमने कुछ प्रॉपर्टीज करी थी, जैसे कि वन प्रॉपर्टी वाज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है? इफ यू हैव 2 प्लस 4, सो 2 प्लस 4 इक्वल होता है 4 प्लस 2 की, राइट? मतलब आप किसी भी ऑर्डर में उनको ऐड कर सकते हो, कुछ कोई भी नंबर पहले ले सकते हो या बाद में ले सकते हो. सिमिलरली 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2. सो हमने पढ़ा था कॉम्यूटेटिव एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में वर्क करता है. अब इसी को ही हम वेरिएबल में लिखते हैं. वी राइट इट एज a प्लस b इज इक्वल्स टू b प्लस a. इस तरह से हम क्यों लिखते हैं? बिकॉज जब आप 2 प्लस 4 लिखते हो तो इसका मतलब क्या है? इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 4 है. बट व्हेन यू राइट a प्लस b और b प्लस a, तो उसका मतलब है कि a और b की कोई भी वैल्यू हो सकती है, सिर्फ 2 और 4 के लिए नहीं है, सारी वैल्यूज के लिए, सभी नंबर्स के लिए. इसलिए हम क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी लिखते हैं a प्लस b इक्वल्स टू b प्लस a, या फिर a इंटू b इक्वल्स टू b इंटू a. So here these a and b are variable. So हम अरिथमेटिक में भी इसको इस तरह से यूज करते हैं, राइट? इसी तरह से जैसे ही कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी है, हमारे पास और भी प्रॉपर्टीज है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है. सो उसमें क्या होता है? इफ यू हैव 108, या फिर कर देते हैं 7 इंटू 108. सो हम इसको कर देते हैं 7 इंटू 100 प्लस 8. फिर 7 को 100 से मल्टीप्लाई, 7 को 8 से मल्टीप्लाई, इस तरह से करते हैं. लिखते कैसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को? a b प्लस c है. सो a इंटू b प्लस a इंटू c, राइट? इसी तरह से होता है. नाउ दिस मीन्स अगेन यहाँ पे a b c वेरिएबल है कि a b c की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो आप उसको इसी तरह से सॉल्व कर सकते हो. ओके, सो दिस इज हाउ वी यूज वेरिएबल्स इन ज्योमेट्री एंड अरिथमेटिक्स. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सप्रेशंस विद वेरिएबल. अभी हमने देखा था कि कहाँ पे हम वेरिएबल्स को यूज करते हैं. अब हम बात कर रहे हैं एक्सप्रेशंस की जिनमें वेरिएबल आता है. सबसे पहले एक्सप्रेशंस क्या होता है? जब अलग अलग टर्म्स ऐड होती हैं, सबट्रैक्ट होती हैं, तो हम बोलते हैं कि एक एक्सप्रेशन फॉर्म होता है. जैसे कि if I write 2x plus 3y plus z plus 7. So यहाँ पे अलग अलग टर्म्स ऐड हो रही है. ऐड भी हो सकते हैं, कहीं पे माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है. सो ये पूरा बन रहा है एक एक्सप्रेशन. ओके, अब इस एक्सप्रेशन में जो ये x, y, z वेरिएबल्स आ रहे हैं, ये किस तरह से आते हैं, कैसे वेरिएबल ऐड होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, डिवाइड होते हैं, तो एक्सप्रेशन फॉर्म कैसे होता है वो हम अभी देखेंगे. सो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. लेट्स सपोज x प्लस 5. सो अब ये एक्सप्रेशन है x प्लस 5. इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? 5 इज एडेड टू x. 5 हमने ऐड किया है x में, राइट? देन
सिमिलरली इफ आई राइट t माइनस 7, सो अब क्या कर रहे हैं हम, 7 is subtracted from t. अब यहाँ पे जो ये t है ये हमारा वेरिएबल है, सो t माइनस 7 मतलब t में से हमने 7 माइनस कर दिया। t वेरिएबल है तो उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। देन नेक्स्ट हम लेते हैं 10y। 10y का मतलब क्या है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो 10 is multiplied to y। अब y क्या है, वेरिएबल, तो 10 मल्टीप्लाई कर रहे हैं y से। नेक्स्ट हम लेते हैं, लेट्स सपोज x अपॉन 4। अब x अपॉन 4 मतलब x मेरा वेरिएबल है, सो x is divided by 4। x को हमने डिवाइड किया है 4 से। ओके, सो ये हमने देखा प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लीकेशन का और डिवीजन का। इसी तरह से अगर मेरे पास एक्सप्रेशन है -2p, अब ये नेगेटिव आ गया, सो इसमें भी सेम है, p is multiplied अब वो मल्टीप्लाई किससे हुआ है, -2 से। यहाँ पे भी आप ऊपर आगे पीछे कर सकते हो, जैसे कि x is added to 5, 5 is added to x, सेम है। जैसे अब ये है t माइनस 7, तो 7 is subtracted from t, इसमें t बाद में ही आएगा। सो मीन्स ये है कि इंग्लिश में आप कैसे भी लिख सकते हो, बस समझ आना चाहिए कि मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ओके, सो ये -2p हो गया कि हम p को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2 से। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्रेशन है 7x प्लस 3। अब जो हमारे पास वेरिएबल है x, इसमें दो चीजें हो रही है, एक तो ये 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, देन इसमें 3 ऐड हो रहा है, सो दिस विल बी x is multiplied by 7। पहले हमने x को मल्टीप्लाई किया 7 से, देन 3 is added to the प्रोडक्ट, फिर उनके प्रोडक्ट में ये जो मल्टीप्लाई किया उसमें हमने 3 ऐड कर दिया। सिमिलरली अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम कहते x is multiplied by 7, then 3 is subtracted from the product। मतलब जैसे जैसे स्टेप वाइज वेरिएबल के साथ पहले मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, फिर एडिशन हो रहा है, तो वही हम लिख देंगे। अब क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको ये एक्सप्रेशन गिवन है, इन एक्सप्रेशन से आपको बताना है, इसको कन्वर्ट करना है कि वेरिएबल के साथ क्या हुआ है। अदरवाइज इसका उल्टा हो सकता है कि आपको ये रिटन वे में दे रखा है, अब इससे आपको एक्सप्रेशन फॉर्म करना है। सो दोनों चीजें सेम है, ये गिवन होगा तो आप ऐसे लिख सकते हो। अब अगर ऐसे गिवन है 5 is added to x, तो हमें पता चल रहा है हमें 5 ऐड करना है x में, सो दैट कैन बी 5 प्लस x और x प्लस 5। ओके, सो ये था हमारे एक्सप्रेशंस वेरिएबल यूज करके। अब इसी के ही आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी है, सो उसको भी आप समझते हैं। सो नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट एक्सप्रेशंस विद वेरिएबल। हमने ये भी देखा कि अगर आपके पास स्टेटमेंट फॉर्म में आएगा तो उससे आप एक्सप्रेशन कैसे बनाओगे। अब बात करते हैं अगर आपके पास एक्सप्रेशंस प्रैक्टिकली है, मीन जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स में आए, कुछ दे रखा है एंड उससे हमें एक्सप्रेशन फॉर्म करनी है। सो इन दैट केस अब हम यहाँ पे एक एक करके एग्जाम्पल लेंगे जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो बेसिक जो हम यहाँ पे भी कंसेप्ट में समझेंगे, मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसी के आसपास आएंगे। सो the first one we have is I have 4 more marbles than Rahul। अब जब भी आपके पास ऐसी कोई स्टेटमेंट आए, इस तरह का क्वेश्चन आए, सो जो स्टेटमेंट होगी उसको हमेशा हिंदी में कन्वर्ट करके समझो कि इसमें क्या गिवन है। सो I have 4 more marbles than Rahul, मतलब राहुल के पास मार्बल्स हैं, मेरे पास राहुल से 4 ज्यादा मार्बल्स है। अब यहाँ पे हमें ये नहीं गिवन कि राहुल के पास कितने मार्बल्स हैं। सो इसमें से एक चीज हम लेट कर सकते हैं वेरिएबल, और एक हम उसके बेस्ड एक्सप्रेशन बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे इफ आई लेट राहुल्स
मार्बल बी एक्स। सो हमने लेट कर लिया कि राहुल के पास एक्स नंबर ऑफ मार्बल्स है। सो नाउ मेरे पास कितने मार्बल्स होंगे? आई हैव हाउ मेनी नंबर ऑफ मार्बल्स? एक्स प्लस 4। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज यहाँ पे गिवन है आई हैव 4 मोर मार्बल्स देन राहुल। जितने राहुल के पास है दैट इज एक्स, कितने? उससे 4 ज्यादा है। मतलब कि अगर राहुल के पास 2 मार्बल्स है तो मेरे पास 2 प्लस 4 6 हो जाएगा, बिकॉज उससे 4 ज्यादा है। अगर उसके पास 4 मार्बल्स है तो मेरे पास 8 होंगे, बिकॉज 4 प्लस 4, मतलब जितने भी उसके पास मार्बल्स है वो हमें नहीं गिवन। हो सकता है 20 मार्बल्स हो उसके पास, तो मेरे पास उससे 4 ज्यादा मार्बल्स होंगे। अगर उसके पास 20 है तो मेरे पास 24 होंगे। सो यही यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में आपको गिवन था, इस स्टेटमेंट में यही बोल रखा था कि आई हैव 4 मोर मार्बल्स देन राहुल। ओके, सो ये हो गया एक टाइप का। इसमें ये हमें समझ आ गया एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म हुआ। इसी तरह के अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नाउ कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 2। So this example says Payal is 6 years younger than Ajay. So यहाँ पे हमें एज के बारे में गिवन है कि पायल अजय से 6 years छोटी है। यंगर मीन्स छोटा होना। अब दोनों में से किसी की भी एज नहीं गिवन कि अजय कितने इयर्स ओल्ड है या पायल कितने इयर्स ओल्ड है, लेकिन उनका कनेक्शन बता रखा है कि एक जना दूसरे से 6 साल छोटा है। अब हमें इसमें लेट करना पड़ेगा एक की वैल्यू। अब देखो, जब आप क्वेश्चंस करोगे तो कंफ्यूजन ये आएगी कि दोनों में से किसकी एज को हम लेट करें वेरिएबल। अब पायल की एज के बारे में यहाँ पे कुछ गिवन है, अजय की एज के बारे में कुछ भी नहीं गिवन। बेटर होता है कि जो जिस पे डिपेंडेंट हो। जैसे पायल की एज किसके कॉन्टेक्स्ट में दे रखी है? अजय की एज, क्योंकि वो अजय से इतनी छोटी है। हम लेट कर लेंगे अजय की एज एक्स वाई जेड कोई भी वेरिएबल। लेट Ajay's age equals to y years. हमने अजय की एज लेट कर ली y. Now Payal's age will be, अब अगर अजय की एज y है तो पायल अजय से कितनी छोटी है? 6 years. -6 हो जाएगा। ठीक है, -6 क्यों हुआ? देखो, अगर बात करते हैं हम, देयर आर 2 ब्रदर्स, एक 4 साल का है, दूसरा उससे 1 साल छोटा है। 1 साल छोटा है मतलब वो 3 साल का होगा, तो वो 3 years कहां से आया? 4 - 1। 4 साल का कोई है, उससे 1 साल छोटा, -1। ऐसे ही y years का अजय है, उससे 6 years छोटा, -6। ओके, ऐसे ही अगर ये गिवन होता पायल इज 6 years ओल्डर देन अजय या एल्डर देन अजय, तो हम क्या करते? y + 6, मतलब उससे 6 साल बड़ी है तो +6 हो जाता। ओके, सो दिस वाज आवर सेकंड एग्जांपल। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। नाउ आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज रमन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अमन। सो यहाँ पे अगेन एज की बात हो रही है, लेकिन इधर एज कैसे गिवन है? रमन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अमन, मतलब अमन की जो एज है रमन उससे ट्वाइस है। अब ट्वाइस का मतलब क्या होता है? ट्वाइस मीन्स डबल। जैसे कि अगर कोई चीज x है तो उसका डबल या ट्वाइस क्या होगा? 2x। ऐसे ही ट्वाइस की तरह होता है थ्राइस, तो उसका थ्राइस क्या होगा? 3x। और इसी में ही हम यूज करते हैं टाइम्स। जैसे इफ आई राइट समथिंग एज 6 times, so 6 times of x is 6x. 8 times of x is 8x. so इसको जैसे ट्वाइस लिखा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 times of something. ओके, सो हमें ये तो पता चल गया ट्वाइस का मतलब क्या है। अब यहाँ पे 2 जनों की एज की बात हुई है, अमन एंड रमन। रमन की एज अमन के थ्रू बताइए, राइट? सो इफ आई लेट अमन्स एज बी एक्स, सो हमने लेट कर लिया कि अमन की एज एक्स है। सो नाउ रमन्स एज विल बी, अगर अमन की एज x है तो रमन की एज उससे ट्वाइस है, मतलब 2x। ओके, सो ये समझ आया? ट्वाइस हो, थ्राइस हो, 6 times, 7 times, कुछ भी हो, सो दैट मीन्स मल्टीप्लाइंग इट विद द वेरिएबल।
ओके, सो दिस वाज आवर नेक्स्ट एग्जांपल. अब आते हैं अपने अगले एग्जांपल पे. सो नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल सेज Raju's father's age is 2 years more than 3 times Raju's age. अब इसको अच्छे से समझना है. ये पढ़ने में बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है बट वैसे बहुत सिंपल है. इसको ब्रेक कर करके समझो. Raju's father's age, किसकी एज की बात हो रही है? राजू के फादर की एज की. is 2 years more than 2 साल ज्यादा है किससे? 3 times राजू's एज. मतलब कि राजू की जो एज है अगर आप उसको 3 टाइम्स कर दो फिर उसमें +2 कर दो तो आ जाएगी फादर की एज. इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. समझने की बस जरूरत है. ठीक है, तो हम लेट करते हैं. सबसे पहले लेट राजू's एज इक्वल टू x. सो मैंने राजू की एज x लेट कर ली. नाउ फादर्स एज. अब फादर्स एज क्या है? 3 टाइम्स राजू's एज. राजू की एज का 3 टाइम किया दैट इज 3x. अभी हमने समझा. सो 3x और यहाँ पे था 2 years मोर देन, सो +2 मतलब उसकी एज का 3 टाइम्स कर दो और उसमें +2 कर दो तो उसके पापा की एज आ गई. जैसे कि लेट्स सपोज हम कहते हैं राजू की एज 10 years है. ठीक है, तो अब उसके फादर की एज बोले कि इसका 3 टाइम्स कर दो मतलब 3 into 10 30 हो गया. अब उसके फादर की एज 30 नहीं है 32 है. इसलिए उन्होंने बोला कि इसका 3 टाइम्स करने के बाद +2 कर दो. सो उनकी एज आ गई. ठीक है, ये समझ में आया है. शायद आपको लग रहा हो कि तो बहुत डिफिकल्ट होगा बट डिफिकल्ट नहीं है अगर आपको समझ आ गया हो तो. ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल. Now our next example is Palak's age after 5 years. यही आ सकता है Palak's age 5 years from now. इसका क्या मतलब है? अभी जो एज है 5 years बाद उसकी एज क्या होगी? जैसे अभी आपकी एज लेट्स सपोज 16 years है एंड देन मैं पूछ रही हूँ 2 साल बाद आप कितने साल की होगे? तो ऑब्वियसली 18 years के होगे. 16 + 2 मतलब जितने साल बाद का देखना है उतना ऐड कर दिया. अब देखो जब मैंने आपकी 2 साल बाद वाली एज बताई तो अभी वाली एज में प्लस किया. यहाँ पे प्रेजेंट एज भी नहीं गिवन. सो प्रेजेंट एज विल बी x. प्रेजेंट एज ले ली हमने x. नाउ एज आफ्टर 5 years और एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी x + 5. ठीक है ना. जैसे अगर होता 3 years बाद कितनी होगी तो +3. 7 years बाद कितनी होगी तो +7. सिमिलरली ये हो किस में रहा है यार? प्रेजेंट एज में. तो हमने प्रेजेंट एज x लेट कर ली. सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल है पूनम्स एज 3 years अगो. 3 years अगो मतलब 3 साल पहले. अब ये उसका उल्टा हो गया. पहले में हमने पूछ रहे थे कि अभी से आगे की एज, यहाँ पे हम पूछ रहे हैं पहले की एज. सो अगेन यहाँ पे भी कैसे बताएंगे हम? प्रेजेंट एज x लेट करके. जैसे कि अगर अभी आपकी जो एज है मैं पूछूं 2 साल पहले आप कितने साल के थे तो अपनी एज में से आप 2 माइनस करोगे. कौन सी एज में से? प्रेजेंट एज में से. अभी जितने साल के हो उसमें से 2 माइनस करोगे. सो सिमिलरली प्रेजेंट एज अगर x है तो एज 3 years अगो मतलब 3 साल पहले होगी x - 3. ओके, तो ये ध्यान रखना है. आफ्टर एज बतानी है तो प्लस करते हैं, बिफोर एज बतानी है तो माइनस करते हैं. ओके, सो सिमिलरली अब आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे. नाउ आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज प्राइस ऑफ व्हीट पर केजी इज ₹5 लेस देन प्राइस ऑफ राइस पर केजी. अब यहाँ पे हमारे पास 2 चीजें हैं. एक तो प्राइस ऑफ व्हीट पर केजी एंड प्राइस ऑफ राइस पर केजी. अब इसको सिंपल लैंग्वेज में बोले तो यहाँ ये गिवन है कि व्हीट 1 किलो व्हीट अगर आप ले रहे हो तो वो राइस के प्राइस से 5 रुपए कम है. मतलब अगर राइस का प्राइस लेट्स सपोज 25 रुपए है तो व्हीट का 1 किलो का प्राइस 20 हो गया क्योंकि वो 5 रुपए कम है. ₹5 लेस देन मतलब राइस का प्राइस ज्यादा है, व्हीट का राइस से कम है. अब यहाँ पे जो व्हीट का प्राइस है वो डिपेंड हो रहा है राइस के प्राइस पे. सो हम लेट करेंगे प्राइस ऑफ 1 kg राइस इज इक्वल्स टू
x। अब वेरिएबल आप कुछ भी लेट कर सकते हो, x, y, z, a, b, c, जो भी आपको करना हो आप लेट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लेट किया है x। सो प्राइस ऑफ राइस हो गया, 1 किलो राइस का प्राइस हमने लिख दिया x रुपीज। सो प्राइस ऑफ 1 kg व्हीट, व्हीट का प्राइस कितना होगा? अगर राइस का प्राइस x है तो व्हीट का प्राइस होगा x में से कितने कम है? 5 रुपीज। सो 5 माइनस कर देंगे, सो ये हो गया x माइनस 5। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। सो द नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव इज प्राइस ऑफ ऑयल इज 5 टाइम्स प्राइस ऑफ राइस। मतलब राइस का जो प्राइस है, ऑयल का प्राइस उसके 5 गुना ज्यादा है, हम बोल सकते हैं 5 टाइम्स ज्यादा है। सो अगेन इसमें पहले हम कर लेते हैं प्राइस ऑफ राइस। सो लेट्स सपोज प्राइस ऑफ राइस मैंने P लेट कर दिया कि इतना प्राइस है राइस का। सो नाउ प्राइस ऑफ ऑयल, तो ऑयल कितने का होगा? वो राइस के प्राइस का 5 टाइम्स है, मतलब P का 5 टाइम्स। सो 5 टाइम्स ऑफ P इज 5P, मतलब ऑयल का प्राइस हो जाएगा 5P। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। Now our next example is speed of bus is 10 kilometer per hour more than the speed of truck. So यहाँ पे दो चीजों की बात हो रही है, speed of bus and speed of truck. अब given क्या है कि जो बस की स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है किससे? स्पीड ऑफ ट्रक से। मतलब ये डिपेंडेंट किस पे हो रहा है? स्पीड ऑफ ट्रक पे। सो अगर मैं लेट कर लूं, लेट दी स्पीड ऑफ ट्रक इक्वल्स टू x। सो हमने ट्रक की स्पीड ले ली x। सो अब बस की स्पीड क्या होगी? बस की स्पीड है उससे 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा। सो x प्लस 10, मतलब जितनी ट्रक की स्पीड थी उसमें 10 ऐड कर दिया। ओके, सो इस तरह से हमने ऐसे कर लिया, जैसे हमें गिवन था वो ही हमने अप्लाई कर दिया। सो अब ये थे एग्जांपल्स जिसके बेस्ड आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, जिनको हम वर्ड प्रॉब्लम्स बोलते हैं। यही बेसिक चीजें लेके वो आपको कुछ ना कुछ फाइंड करने को बोलेंगे। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अभी तक हम क्या कर रहे थे? वेरिएबल्स के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम देखेंगे कि वेरिएबल की वैल्यू अगर हम पुट करें, हमने डिस्कस किया था कि वेरिएबल की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, वो कोई भी वैल्यू ले सकती है। तो वो वैल्यूज कैसे हो सकती है और क्या होता है, लेट्स सी। सो नाउ अगर मेरे पास एक इक्वेशन है 2n इक्वल्स टू 10। अभी मैंने वर्ड बोला इक्वेशन, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो था एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है? अगर मैं लिख रही हूँ 4x प्लस 3, सो ये एक एक्सप्रेशन है। इसी में अगर मैं लिख दूं इक्वल्स टू 10, सो ये बन गया इक्वेशन। इक्वेशन मतलब दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और बीच में इक्वल्स टू का साइन है, सो दैट इज एन इक्वेशन। सो ये 2n इक्वल्स टू 10 एक इक्वेशन है। अब यहाँ पे आपको पता है कि हमारे पास n वेरिएबल है। सो अब हमें देखना है n की वैल्यू क्या होगा। मतलब कि अगर मैं n इक्वल्स टू 1 रखती हूँ तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2। अगर मैं n की वैल्यू रखती हूँ 2, सो 2 इंटू n की जगह 2 लिख दिया, दैट इज 4। अब अगर मैं n की वैल्यू 3 लिखूंगी, सो 2 इंटू n 3 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 6, राइट। सिमिलरली n इक्वल्स टू 4 रखेंगे तो अब n की जगह आपको 4 पुट करना है, सो 2 इंटू 4 इज 8। अभी भी देखो आंसर्स क्या आ रहे हैं, 2 4 6 8, 10 नहीं आया। बट नाउ इफ आई पुट n इक्वल्स टू 5, सो 2 इंटू 5 इज 10। मतलब कि अगर आप n 5 पुट करोगे तो आपके पास इक्वल्स टू 10 आएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि कोई भी वेरिएबल है किसी भी इक्वेशन में, तो उसका जो सॉल्यूशन होता है या जो उसकी वैल्यू होती है वो सिर्फ एक ही हो सकते हैं। यहाँ पे n इक्वल्स टू 5 हमें आंसर दे रहा है, करेक्ट आंसर। अब इसके अलावा अगर आप n की कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो 10 नहीं आएगा। मतलब हर इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन है, एक वेरिएबल की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। अब फिक्स्ड वैल्यू हमें पता नहीं है कौन सी है, वो हमने
फाइंड करिए, बट एक ही वैल्यू होती है, ऐसा नहीं कि n इक्वल्स टू 5 में भी आ रहा है, n इक्वल्स टू समथिंग एल्स रखेंगे तो भी आ जाएगा, नहीं, एक ही आंसर होता है, इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। सो n इक्वल्स टू 5 इज द सॉल्यूशन, ठीक है। सो ये था जब हमें एक एक करके हमने नंबर्स ट्राई करे। सो इस मेथड को हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, बिकॉज इसमें हमें पता नहीं है, किसी ने बताया नहीं है कि n को 5 रखो या n को 7 रखो, नहीं, हमने एक एक करके ट्राई किया है। सो दैट इज हिट एंड ट्रायल मेथड। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो अभी हमने देखा हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसमें हमारे पास इक्वेशन होती है और वेरिएबल की वैल्यू हम एक एक करके पुट करके देखते हैं। अब नेक्स्ट होता है हमारे पास सब्स्टिट्यूटिंग। सब्स्टिट्यूटिंग मीन्स कि जब आपको वेरिएबल की वैल्यू गिवन होती है, जैसे कि अगर मेरे पास इक्वेशन है 10y इक्वल्स टू 80 एंड y इक्वल्स टू 8। सो अभी क्वेश्चन किस तरह से आया है कि आपको इक्वेशन गिवन है, आपको एक एक करके पुट नहीं करना, आपको गिवन है y इक्वल्स टू 8। सो आपको अब ये बताना है कि अगर आप y की वैल्यू 8 रखते हो तो क्या ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। अब कैसे पता चलेगा सॉल्यूशन है या नहीं, अगर y की वैल्यू 8 पुट करके ये आंसर आ गया तो वो उसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं। सो यहाँ पे हम y की जगह 8 पुट करेंगे, सो दैट विल बी 10 into 8। नाउ 10 into 8 is 80। सो वी कैन सी इसको सॉल्व करके 80 आया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू है राइट हैंड साइड, बिकॉज हमने तो ये सॉल्व किया था, आंसर ये आया, मीन्स दोनों साइड्स इक्वल है अगर हम y इक्वल्स टू 8 रखेंगे, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, 4l इक्वल्स टू 20, l इक्वल्स टू 20। अब यहाँ पे इक्वेशन है 4l इक्वल्स टू 20 एंड l की वैल्यू गिवन है 20, मतलब l की वैल्यू आपको 20 पुट करनी है। सो 4l में अगर l की वैल्यू 20 पुट करेंगे, सो दैट विल बी 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 2 8, तो हमारे पास आंसर क्या आया 80। यहाँ पे क्या गिवन है 20। दिस मीन्स LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, मतलब कि L इक्वल्स टू 20 is not the solution। अगर इसकी वैल्यू पुट करके 20 आ जाता तो वो उसका सॉल्यूशन होता, बट ये सॉल्यूशन नहीं है। अब इसी की तरह हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल कैन बी h minus 8 equals to 5 and h equals to 30। अब हमारे पास इक्वेशन है h माइनस 8 इक्वल्स टू 5 और h की वैल्यू गिवन है 13। सो हमने h की जगह पुट किया 13 माइनस 8। अब 13 में से 8 माइनस करेंगे, सो वी विल गेट 5, जो कि हमारा RHS है। सो दिस मीन्स h इक्वल्स टू 13 इज द सॉल्यूशन, बिकॉज इसको पुट करके हमारा RHS आ गया। ओके, सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं, t upon 5 equals to 4 and value of t is 20। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो है t upon 5 equals to 4 और t की वैल्यू गिवन है 20। सो t को 20 पुट किया अपॉन 5। अब ये डिवाइड हो रहा है, 5 के टेबल में 20 आता है, 5 इंटू 4 इज 20, तो ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आया 4। दिस मीन्स LHS equals to RHS, so t equals to 20 is the solution। ओके, सो ये बेसिक है, मल्टीप्लाई में आ सकते हैं, एडिशन में आ सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में आ सकते हैं। एक होते हैं इक्वेशन जिसमें मल्टीप्लाई भी हो रहा है और ऐड भी हो रहा है, सो उसका भी एग्जांपल देखते हैं। सो नाउ अगर आपके पास है 2l plus 3 equals to 7 and l equals to 2। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है 2l plus 3 equals to 7। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो वेरिएबल l है, l मल्टीप्लाई भी हो रहा है और उसमें +3 भी हो रहा है। सो पहले इसको सॉल्व करते हैं, l equals to 2 पुट करके। सो ये आ गया 2, l की जगह 2 पुट किया +3। Now 2 into 2 is 4 plus 3, so 4 plus 3 is 7। आंसर क्या आया 7 और राइट हैंड साइड पे क्या है 7। So this means again left hand side is equals to
right hand side, which means L equals to 2 is the solution. Okay, so this was about this chapter. This was the last topic for this chapter. अब हमने इसके कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए. जो जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उसी के ही बेस्ड आपके पास क्वेश्चंस आएंगे. So that's it for this chapter. I'll be coming back again with the new chapter. Till then, take care and bye bye.